बंगाल, बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन के लिए ठीक खबरें नहीं आ रही हैं। पता चला है कि अखिलेश यादव के 16 संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार घोषित करने के बाद कांग्रेस पार्टी कुछ उनसे खफा खफा सी है। जब कांग्रेस पार्टी के साथ अखिलेश यादव के सीटों का बंटवारे की बातचीत चल रही थी, ऐसे में 16 सदस्यों के 16 लोकसभा सीटों का उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करके अखिलेश यादव, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उन्होंने ठीक नहीं किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? अखिलेश यादव तो 55 सीटों पर पहले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को दो टूक जवाब दे दिया था कि वो गठबंधन में ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 सीटें दे सकते हैं, जिसमें आरएलडी और चंद्रशेखर आज़ाद की सीटें भी शामिल हैं। ऐसे में 17-18 सीटें कांग्रेस पार्टी को उन्हें देना था। तो अगर 16 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया तो कांग्रेस पार्टी खफा क्यों है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीट उसके पास है, उससे ज़्यादा वो 1 सीट देने के लिए भी राजी नहीं हो रही हैं। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ बातचीत लगातार कर रहा है। वो 4 से 5 सीटों पर भी पश्चिम बंगाल में मान जाने की स्थिति में है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हार्ड बार्गेनिंग कर रही हैं। नीतीश कुमार पाला छोड़ के ही चले गए और नीतीश कुमार, जिनको कि कांग्रेस पार्टी बड़े धूमधाम से विपक्षी एकता का ताज पहनाना चाहती थी या वो पहनना चाहते थे, दोनों में बात नहीं बन पाई और वो बिहार में भी चले गए। तो उत्तर प्रदेश, बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा आनी थी तो ममता बनर्जी ने कांग्रेस को झटका देते हुए कह दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली थी, उससे ठीक पहले नीतीश कुमार पाला बदल के चले गए। अब राहुल गांधी की यात्रा सासाराम के बाद अब बिहार, उत्तर प्रदेश में जब शामिल होगी तो क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में रहेगी या बातचीत का सिलसिला टूट जाएगा, या कांग्रेस अखिलेश यादव के सीटों के इस ऐलान के बाद कांग्रेस उनके साथ भी बनी रहेगी? अब लोगों के दिमाग में ये बड़ा सवाल आ रहा है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से और दोनों पार्टियों के जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि नहीं, गठबंधन तो बना रहेगा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पेच फंसा क्या, और अखिलेश यादव ने ऐसा जानबूझ के किया या कांग्रेस पार्टी को वो आईना दिखाना चाहते थे कि उन्होंने 16 संसदीय सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया? दरअसल 4-5 सीटें इन 16 सीटों में ऐसी हैं जिसको कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत के दौरान अखिलेश यादव से अपने कोटे में लेने की बात कही थी। 2-1 सीटें तो ऐसी भी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ने यह कहा था कि वो कांग्रेस के बड़े चेहरे को देख करके वो ऐसा फैसला कर सकते हैं, लेकिन ऐन समय पर अखिलेश यादव ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पहली सीट फर्रुखाबाद है। सलमान खुर्शीद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ से सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी लुइस खुर्शीद भी इस सीट से सांसद रही हैं। उनके पिता भी इस सीट से सांसद रहे हैं। और मज़ेदार बात यह है कि सलमान खुर्शीद उस कमेटी में थे जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत हो रही थी सीट शेयरिंग की, उसमें सलमान खुर्शीद खुद ही एक मेंबर थे और उन्हीं मेंबर को, और कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे हैं, आप जानते ही हो, कई बार मंत्री भी रहे, लेकिन वो खुद उसमें थे, उस मीटिंग में ही थे। और फर्रुखाबाद सीट वो चाहते थे सूत्रों के मुताबिक। समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी ये माना, जो उस कमेटी में थे वो ये माना कि फर्रुखाबाद की सीट सलमान खुर्शीद लड़ना चाहते थे। तो ये एश्योरेंस देने के बाद कि बड़े चेहरे, कांग्रेस के बड़े चेहरों के लिए समाजवादी पार्टी सीट का त्याग कर सकती है, फिर भी सलमान खुर्शीद के चेहरे पर की सीट फर्रुखाबाद पर नवल किशोर शाक्य को अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार क्यों घोषित कर दिया? क्या ये जानबूझकर कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए है? दरअसल बात यह है, कहानी आगे बताऊंगा। बात यह है कि नवल किशोर शाक्य जो डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है, उनका अस्पताल भी है, इसमें भी एक पेच है। उनको टिकट देके स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मूड खराब करने का काम अखिलेश यादव ने किया है। ये जो डॉक्टर नवल किशोर शाक्य हैं वो स्वामी प्रसाद के दामाद हैं और उनकी जो बेटी हैं संघमित्रा गौतम, वो जो कि बदायूं से बीजेपी की सांसद हैं, वो उनके पति हैं। दोनों में शादी हुई थी, बाद में तलाक हो गया। तलाक की अर्जी उनकी बेटी स्वामी प्रसाद मौर्य की एमपी बेटी ने ही 2017 में दी थी। 2021 में तलाक हो गया कागज़ पर और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नवल किशोर शाक्य ने दूसरी शादी कर ली। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, जाहिर सी बात है कि कोई भी अपनी बेटी, जिसकी बेटी ने
दामाद से तलाक लिया हो तो कोई भी बाप ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए जाने पर तो खुश नहीं हो सकता। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी भी अखिलेश यादव ने मोल ले ली है? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो बात खैर वो उनका पारिवारिक मामला अलग है, लेकिन नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद की सीट देने के पीछे क्या वजह हो सकती है और सलमान खुर्शीद को नाराज करने की क्या वजह हो सकती है? जबकि फर्रुखाबाद सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। सलमान खुर्शीद पिछली बार वहां से लोकसभा चुनाव लड़े थे तो वो तीसरे स्थान पर रहे थे। दूसरी सीट धौरहरा जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे और जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं, वो धौरहरा सीट जीते थे। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद भी धौरहरा सीट से शाहजहांपुर के पास जो है वहां से वो लोकसभा के सांसद रहे थे। और कांग्रेस ने जिन सीट्स को अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 रखा था उसमें धौरहरा की सीट भी है, लेकिन बावजूद इसके अपने विश्वसनीय एमएलसी आनंद भदौरिया को अखिलेश यादव ने धौरहरा सीट से टिकट दे दिया। तो जो कि सीट कांग्रेस की प्रायोरिटी में नंबर 1 थी उसको भी जानबूझ करके अखिलेश यादव ने दे दिया। अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि अखिलेश यादव ने ये फैसला जो लिया है ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें कोई जल्दबाजी थी। बात ये थी कि मध्य प्रदेश में जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को टिकट देने की बात कही थी वो बातचीत तो चलती रही। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और समाजवादी पार्टी का ख्याल नहीं रखा और अखिलेश वाला आपने बयान कमलनाथ का सुना ही था। तो अखिलेश यादव के करीबी लोगों का यह कहना है कि अखिलेश यादव ने इसीलिए जानबूझ के इन सीटों पर उम्मीदवार खड़े और घोषित किए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास उस स्तर के उम्मीदवार नहीं हैं और जानबूझकर इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के पास कमजोर उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्होंने धौरहरा सीट पर और फर्रुखाबाद सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया बिना इस बात की परवाह किए कि कांग्रेस कैसे इसको लेगी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी की भाषा ही समझती है। जिस तरह का ट्रीटमेंट ममता बनर्जी कर रही हैं और जिस तरह का बर्ताव कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार ने किया, कांग्रेस पार्टी उसी की अभ्यस्त लगती है। अखिलेश यादव इस चुनाव में शुरुआत से कांग्रेस पार्टी को बड़ा दिल दिखाते हुए बार बार वो कहते हैं गठबंधन बड़ी चीज़ नहीं, सीट बड़ी चीज़ नहीं, हम तो तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी जो भी कहे हम साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। बीएसपी में अखिलेश यादव से हार्ड बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीएसपी से बातचीत की वकालत की। जो नए नए पार्टी के महासचिव कांग्रेस के जो प्रभारी बने उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बयान भी दिया कि हमारे कुछ नेता बीएसपी के संपर्क में हैं। इन सब चीज़ों से अखिलेश यादव को ये लगा कि कांग्रेस पार्टी कुछ भी हैसियत उत्तर प्रदेश में न होने के बावजूद अखिलेश यादव से बार्गेन कर रही है और इसीलिए जब नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला है तो अखिलेश यादव ने भी अपने तेवर कांग्रेस को दिखाने शुरू कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि पूरे इंडिया गठबंधन में अगर सबसे विश्वसनीय तौर पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है तो कांग्रेस को भी उत्तर प्रदेश में अपनी जमीनी हकीकत के बारे में पता होना चाहिए। तीसरी बड़े मजेदार खीरी सीट है। रवि वर्मा 3 बार के समाजवादी पार्टी के खीरी से विधायक हैं। कुछ दिनों पहले वो अखिलेश यादव से इस बात का एश्योरेंस चाहते थे कि रवि वर्मा को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने की मूड में नहीं थे। स्थिति देखते हुए और कई बार उनका पार्टी नेतृत्व से मतभेद भी चल रहा था। उनकी मंशा और इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की थी और उन्होंने मौका देखकर जब मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे उसी समय रवि वर्मा ने पाला बदलकर समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, इस मंशा से कि उन्हें 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना है। लेकिन अखिलेश यादव ने ऐन वक्त पर वहां भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो समाजवादी पार्टी के रवि वर्मा जो 3 बार के विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको एश्योरेंस दिया था कि खीरी की सीट कांग्रेस के खाते में आएगी और आपको चुनाव लड़ाएंगे, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस गए थे। अखिलेश ने वहां भी कांग्रेस का काम खराब कर दिया। तो इस तरीके से जो जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी और एक सीट संभल है, हालांकि कांग्रेस मेरे व्यक्तिगत सोचने में उस सीट पर कांग्रेस पार्टी का दावा नहीं बनता है। संभल समाजवादी पार्टी कई बार जीत चुकी है और शफीकुर रहमान बर्क वहां से बीएसपी से भी जीते, हालांकि उनकी अवस्था बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको वो सिटिंग एमपी है। मुझे लगता है 90 से पार हैं, 95 के पास हैं और उनके बयानों से आप उनको जानते ही रहते हैं। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क को टिकट न देने का उस इंटायर बेल्ट में फ़र्क पड़ता, इसलिए फ़िलहाल उनकी उम्र को देखते हुए भी अखिलेश यादव ने ये टिकट जारी कर दिया। जबकि कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही थी कि शफीकुर रहमान बर्क
जो है अब उम्र दराज हो चले हैं और पहले संबल में और चूंकि माइनॉरिटी वोट्स वहां पर ज़्यादा है, कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटी का वोट्स ज़्यादा जाएगा और वहां पर उनके पास कैंडिडेट है और वो पहले जीत चुके हैं संबल, इसलिए जो सीटें देनी है उसमें माइनॉरिटी बेल्ट का देखिए ये जो इलाका है मुरादाबाद, रामपुर, संबल, इस इलाके में अमरोहा, इस इलाके में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी वोट्स हैं तो उनका स्टेक लोकसभा चुनाव में माइनॉरिटी उनकी तरफ जाने में जा सकती है। तो इसलिए वो उनका, हालांकि संबल को उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में रखा था लेकिन ये तय था और इसमें कांग्रेस पार्टी की नासमझी है अगर वो संबल सीट को मान रही थी या मांग रही थी। तो कुल मिला के ये 4 सीटों पर तो अखिलेश यादव ने खेल कर दिया। अब जो बाकी सीटें बची है, कांग्रेस का ऐसा कहना है कि अगर हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सम्मिलित सीट, हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं कहा, राज्य कांग्रेस के नेताओं से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा जो भी बयान होगा वो कांग्रेस पार्टी, और अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन एक चर्चा ये चलने लगी है कि अगर उम्मीदवारों का ऐलान करना था और सम्मिलित और संगठित और साथ साथ चुनाव लड़ना था तो फिर सारे उम्मीदवारों का ऐलान जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करने के बाद करना चाहिए था, और नहीं तो कम से कम सीटें कौन कौन सी दी गई हैं, सीटें कौन सी किसके हिस्से में आई हैं, ये सम्मिलित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या प्रेस रिलीज कर या ट्वीट कर या जैसे भी उत्तर प्रदेश के लोगों को जानकारी देनी चाहिए थी। ये बात तो अखिलेश यादव ने ट्वीट की है कि उन्होंने ये जानकारी उन्होंने ही सार्वजनिक की कि उनका आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया, उन्होंने यही जानकारी की कि 7 सीटों पर आरएलडी के साथ गठबंधन हो गया, लेकिन वो सीटें कौन कौन सी है ना तो जयंत चौधरी ने अभी तक बताया ना अखिलेश यादव ने बताया। ठीक इसी तरह अखिलेश यादव ने जब कहा कि 11 सीटों पर कांग्रेस के साथ सहमति के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, उन 11 सीटों का सार्वजनिक तौर पर ऐलान न कांग्रेस पार्टी ने किया और न समाजवादी पार्टी ने किया। नतीजा दोनों पार्टियों के नेता, हालांकि मैंने अपने एक वीडियो में उन सीटों को बता दिया था और मेरी जो जानकारी है वो तकरीबन 100% सही है कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में गई। तो सवाल ये उठता है कि जब आप सीटें दे रहे हो तो सीटों का नाम भी देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सीटों के नाम का ऐलान न करके, और जब समाजवादी पार्टी अपनी सीटों का नाम, जब आप आरएलडी की सीटों की संख्या बता रहे हैं तो आप सीट नहीं बता रहे हैं, जब आप कांग्रेस की सीटों की संख्या बता रहे हैं तो आप सीट नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब आप समाजवादी पार्टी की सीटों का नाम बता रहे हैं तो उम्मीदवारों के नाम के साथ जारी कर दे रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा है कि अखिलेश यादव जो है वो हार्ड बार्गेनिंग और वो कम सीटें देने या कमज़ोर सीटें देने के लिए कांग्रेस को है। हालांकि ये बात अलग है, मैंने पहले भी कहा कि गुजरात के बाद लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कहीं है तो वो है उत्तर प्रदेश। अब समाजवादी पार्टी बीएसपी का समझौता जो कागज़ों पे सबसे मजबूत समझौता उत्तर प्रदेश की राजनीति में माना जाता है या पूरे देश की राजनीति में, उसको पटखनी बीजेपी ने दी है। हालांकि उनकी सदस्य संख्या 10 से 10 बढ़ गई थी गठबंधन की वजह से, लेकिन वो इतनी नहीं हुई कि बीजेपी को कोई बहुत बड़ा डैमेज कर पाए। तो अब 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ आरएलडी के साथ मिलकर, भीम समाज पार्टी के साथ मिलकर ये जो गठबंधन है वो किस तरीके से बीजेपी को टक्कर देगा, ये देखने वाली बात है। तीसरी और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये कि निरहुआ का टिकट आजमगढ़ लोकसभा सीट से कटने की चर्चा शुरू हो गई है। अब क्या निरहुआ को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आजमगढ़ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच में बहुत चर्चा का विषय है। उसकी वजह यह है कि आजमगढ़ से ही एक बाहुबली और आजमगढ़ से सबसे ज़्यादा बार सांसद रहे रमाकांत यादव के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ से उनका 36 का आंकड़ा रहा है और निरहुआ को योगी आदित्यनाथ का उम्मीदवार माना जाता है। और आपको याद होगा कि निरहुआ के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जो भी मंडल अध्यक्ष या बूथ लेवल के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया था, उन सारे लोगों को बुलाकर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास में सबको मोबाइल फोन और कमल का पट्टा से सम्मानित किया था। और आजमगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी के लिए जीतना कितना महत्वपूर्ण था उपचुनाव, आप इसी से अंदाजा समझ सकते हैं। तो निरहुआ वैसे तो कैंडिडेट योगी आदित्यनाथ का माना गया, लेकिन निरहुआ को दोबारा टिकट मिलेगा या नहीं, इसमें संशय की स्थिति है। वजह यह है कि आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव एक बार फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं और अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की स्थिति में निरहुआ उनको टक्कर दे पाएंगे
कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में बीजेपी के बहुत सारे स्ट्रेटेजिस्ट ये मानते हैं कि अखिलेश यादव से बीजेपी के टिकट पर सबसे अच्छी उम्मीदवारी रमाकांत यादव की हो सकती है। एक चुनाव रमाकांत यादव 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर लड़ भी चुके हैं और उस समय अमित शाह स्ट्रेटेजिस्ट थे और उनके सामने मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बावजूद इसके रमाकांत यादव ने मुलायम सिंह यादव से बहुत नज़दीकी लड़ाई लड़ी थी और रमाकांत यादव एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग, उनके बेटे अभी बीजेपी में हैं भी, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर न लड़े तो वो लोकसभा का चुनाव के लिए बीजेपी के रास्ते भी खटखटा सकते हैं। बीजेपी एक विकल्प के तौर पे रमाकांत यादव को भी देख रही है। और अब अखिलेश यादव के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, अखिलेश यादव कन्नौज से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक परिस्थिति ये बने कि अखिलेश यादव कन्नौज और आजमगढ़ दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में चर्चा ये भी है कि चचा शिवपाल यादव भी आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आजमगढ़ की जो समाजवादी पार्टी की इकाई है और सारे जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव, अगर चुनाव अखिलेश यादव आजमगढ़ से नहीं लड़ेंगे तो फिर ये सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाना मुश्किल है। कन्नौज में अखिलेश यादव की लड़ाई टफ होने वाली है और उससे ज़्यादा आसान उनके लिए आजमगढ़ होगा। अगर अखिलेश यादव लोकसभा जाते हैं तो क्या वो चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष का पद देंगे और अपने दिल्ली की राजनीति करेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन आजमगढ़ सीट को लेकर ये चर्चा चल रही है कि अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल आता है कि अगले महीने यानी 15-20 दिनों के बाद नॉमिनेशन चालू होगा और फरवरी के अंतिम हफ्ते में राज्य की 10 राज्यसभा सीटें जो खाली हो रही हैं उसमें 7 भारतीय जनता पार्टी के कोटे की हैं, 3 समाजवादी पार्टी के कोटे की हैं। तो अखिलेश यादव जया बच्चन को एक बार फिर राज्यसभा भेजेंगे या वो नारा जो देते हैं PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो एक राज्यसभा सदस्य पिछड़े वर्ग का, एक दलित और एक अल्पसंख्यक भेजेंगे क्या PDA से? वो अपना PDA इन 3 सीटों पर दिखाएंगे क्या? बहुत सारे लोग मजाक में समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि महिला तो पिछड़े में ही आती हैं, इसलिए जया बच्चन पिछड़े कोठे से हो जाएंगी। अखिलेश यादव और डिंपल यादव से जया बच्चन की नज़दीकी सबको पता है। आपको पता है कि पिछली बार जब उनका कार्यकाल, जब एक ही सीट थी समाजवादी पार्टी के पास और एक ही राज्यसभा सांसद जाना था, तो मुझे सूत्रों के मुताबिक ये मालूम है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने नरेश अग्रवाल को इस बात का आश्वासन दिया था, क्योंकि एक ही साथ दोनों का टर्म खत्म हो रहा था। आश्वासन दिया गया था कि नरेश अग्रवाल को राज्यसभा में रिपीट किया जाएगा। बावजूद इसके ऐन वक्त पर अखिलेश यादव ने अपना पार्टी को या अपने बीच में जो बातचीत हुई थी उससे अलग हटके जया बच्चन को दोबारा भेजने का फैसला किया। वजह बताई जाती है कि जया बच्चन के अखिलेश यादव और डिंपल यादव से बहुत घरेलू रिश्ते हैं। उस रिश्तों के अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तर्ज पर चलते हुए अपने करीबी और अपने व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से अखिलेश यादव ने जया बच्चन को फिर से भेज दिया। नरेश अग्रवाल उससे इतना आहत हुए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। अपने बेटे को भी बीजेपी से चुनाव लड़ाया और नितिन अग्रवाल सरकार में मंत्री बने। नरेश अग्रवाल राज्यसभा नहीं पहुंच पाए थे, इस बात का मलाल उन्हें था। उन्हें इसलिए भी था कि प्रोफेसर साहब ने उनको आश्वासन दिया था, बावजूद इसके वो न जा सके। तो एक बड़ा सवाल ये है कि जया बच्चन को फिर अखिलेश यादव भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। और आज की 2014 के बाद की उत्तर प्रदेश की बदली हुई राजनीति में जया बच्चन राज्यसभा में अखिलेश यादव के लिए कितना कारगर होंगी, उनकी पार्टी के लिए उनकी कितनी उपयोगिता है, समाजवादी पार्टी के कैडर के लोग ये भी सोच विचार रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो कुल 3 राज्यसभा सीटें हैं, ये भी अखिलेश यादव को देखना है। हालांकि बहुत सारे लोग उनकी पार्टी की ये भी कहते हैं, पिछली बार 3 राज्यसभा के सांसद जब भेजने थे तो अखिलेश यादव ने अपने कोटे से बिना अपने सिंबल के कपिल सिब्बल को इंडिपेंडेंट होते हुए उन्होंने समर्थन दे दिया। RLD चली गई, यानी RLD से जयंत चौधरी चले गए। सिर्फ एक समाजवादी पार्टी का नेता जावेद अली थे जिनको कि अखिलेश यादव ने भेजा, यानी सीटें 3 समाजवादी पार्टी के कैडर के लोग जा सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ जावेद अली को भेजा। उसका बहुत कारण ये भी बताया जाता है कि आजम खान उस वक्त जेल से निकले थे, वो बहुत नाराज़ थे पार्टी में, चुनाव होना था और उसके बाद
आजम खान के मुकदमे कपिल सिब्बल लड़ते थे। आजम खान के दबाव के आगे अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को भेजने की कवायद की, भेजने का फैसला किया। हालांकि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के टिकट पे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो इंडिपेंडेंट लड़े और समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दिया। तो अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे या पटरी से उतर जाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आएगी तो अमेठी और रायबरेली में जो उनके साथ साथ चलने का ऐलान अखिलेश यादव ने किया था वो भी होगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन अभी भी दोनों पार्टियों के लोग कह रहे हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है। नमस्कार।